शुरू किया जाए। देखिए आज हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होता क्या है? पूंजी बाजार। क्या होता है जी कैपिटल मार्केट? हाँ, कैपिटल मार्केट का सिंपल मतलब होता है कि एक ऐसा बाजार है जिसमें हम लोग अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैपिटल मार्केट से पहले हम लोग समझेंगे कि मार्केट कितने प्रकार की होती है। तो मार्केट होती है 2 प्रकार की, यानी जो बाजार है ये होती है 2 प्रकार के। एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट ठीक है। तो एक क्या होती है? मनी मार्केट। और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। अब समझेंगे थोड़ा ही है क्या कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट है जिसको हम लोग मुद्रा बाजार कहते हैं, इसमें जो पैसों का लेन देन होता है, यानी इसमें जो व्यापार होगा वो अल्पकाल यानी शॉर्ट टर्म के लिए व्यापार होता है। शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक बाजार होता है। और इसमें जो लेन देन होता है कितने दिनों का? मिनिमम 1 दिन का होगा और मैक्सिमम 365 डेज। क्या समझ पा रहे हैं? यानी जो मनी मार्केट है, ये मनी मार्केट में जो इसमें जो व्यापार होता है, इसमें शॉर्ट टर्म व्यापार यानी अल्पकाल के लिए व्यापार होगा। इसमें जो व्यापार होगा वो मिनिमम 1 दिन के लिए होगा और मैक्सिमम 365 दिन। इसमें किस प्रकार के लोग पैसे को इन्वेस्ट करेंगे? तो इसमें बड़े निवेशक, केवल बड़े निवेशक ही भाग ले सकते हैं, या बड़े बड़े बैंकर्स हो गए, ये लोग इसमें पैसे लगाते हैं, ठीक है ना। कि जो कैपिटल मार्केट है इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वो दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दीर्घकालिक होती है यानी लॉन्ग टर्म के लिए होगी। इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वो मिनिमम 365 डेज होगा, 365 डेज। और मैक्सिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल भी हो सकता है। इसमें अंतर क्या है? मनी मार्केट में केवल बड़े निवेशक ही भाग ले रहे थे, लेकिन कैपिटल मार्केट में बड़े निवेशक के साथ बड़े निवेशक के साथ आम आदमी यानी हम लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, यानी आम आदमी भी भाग इसमें ले सकता है। दूसरा बात, ये जो मनी मार्केट है, ये जो मनी मार्केट है इसका जो अगर एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल होती क्या है? ट्रेजरी बिल एक प्रकार से सरकारी प्रतिभूति होती है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जिसके आधार पर आरबीआई मार्केट से पैसे को उठाने का काम करती है, ठीक है ना। तो ट्रेजरी बिल होगी। बोलेगा कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा जारी की जाएगी। इसमें जो लेन देन होगा ट्रेजरी बिल के द्वारा जो लेन देन होता है वो मिनिमम 91 डेज के लिए होगा या 182 डेज के लिए होगा या 364 डेज के लिए होगा। कोई दिक्कत? ये जो कैपिटल मार्केट है इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है बॉन्ड हो जाएगा, डिवेंचर हो जाएगा। बॉन्ड और डिवेंचर दोनों क्या है? दोनों ही एक प्रकार से मतलब ऋण पत्र होता है, ठीक है ना। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? इसको ऋण पत्र बोलते हैं। ऋण पत्र का सिंपल मतलब होता है ये भी एक प्रकार से सरकारी प्रतिभूति ही है, जिसके आधार पर आरबीआई मार्केट से पैसे को उठाती है। किसके लिए? भारत सरकार के लिए, सरकार के लिए। इसे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है, ट्रेजरी बिल का और बॉन्ड एंड डिवेंचर का। जो बॉन्ड है
इस पे जो पैसे मिलता है, इस पे इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट इस पे कम मिलता है, और डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वह ज़्यादा मिलता है इंटरेस्ट। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? ये होता है बाजार। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल बाजार के बारे में कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो बाजार दो प्रकार के होते हैं, मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, दूसरा कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। किसी को डाउट? अब अगर हम लोग इसी कैपिटल मार्केट को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैपिटल मार्केट भी दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, और दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट है ये दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। किसी को डाउट है? इसी बात को हम लोग यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि जो बाजार है वो दो प्रकार की होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होती है उसको हम लोग अल्पकालिक बाजार कहते हैं। इसमें मिनिमम लेन देन एक दिन के लिए होगी और मैक्सिमम 364 डेज या 5 डेज, ऑप्शन में दोनों देगा, दोनों सही है। इसमें केवल बड़े निवेशक ही भाग ले सकते हैं। इसका एग्जांपल ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा जारी की जाती है और इसमें जो लेन देन होता है मिनिमम 91 डेज या 182 डेज या 364 डेज के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल मार्केट में। तो जो कैपिटल मार्केट है इसको हम लोग दीर्घकालिक बाजार कहते हैं। इसमें मिनिमम जो लेन देन होती है वो होती है 365 डेज का। इसमें बड़े निवेशक के साथ साथ आम आदमी भी भाग ले सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बॉन्ड है या डिवेंचर है। बॉन्ड और डिवेंचर दोनों ही एक प्रकार का क्या होता है, ऋण पत्र होता है। ऋण पत्र बोलिए, सरकारी प्रतिभूति भी बोलिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, दिक्कत? और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पूंजी बाजार को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब समझेंगे कि जो ये प्राइमरी मार्केट है बोल रहा है कि ये प्राइमरी मार्केट जो है वो ऐसी बाजार जहां पे नए शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। नए शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और इसमें स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान देंगे ये बात क्या बोल रहा है। सेकेंडरी मार्केट बोल रहा है कि इसमें जहां पे पुराने शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है और इसमें स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है क्या? चीजों को यहाँ पे समझना है कि बोल क्या रहा है। समझिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पर प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में बोल रहा है कि ये वैसे मार्केट है जहां पे नए शेयरों की खरीद बिक्री की जाएगी। नए शेयर को हम लोग सेल परचेज करेंगे। और जो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट है यहाँ पे पुराने शेयरों की खरीद बिक्री की जाएगी। अब अंतर क्या है दोनों बात समझेंगे। दूसरा बोला है कि प्राइमरी मार्केट में इसमें स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती है। स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है इसमें स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। तो अंतर क्या है समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पहली बार कोई मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का सिंपल मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है पहले समझना है। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक स्टॉक एक्सचेंज एक प्रकार से आपको प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप अपने पैसों को लगा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि आपके साथ वहां पे फ्रॉडबाजी नहीं की जाएगी। कोई दिक्कत? यानी एक प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज आपको यह विश्वास दिला रही है कि भाई मेरे में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, अगर आप इसमें पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा डूबने का चांस यहाँ पे कम है। कोई दिक्कत? तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई नई कंपनी, मान लीजिए मैं कोई कंपनी आज बना रहा हूँ,
तो क्या मेरी कंपनी तुरंत स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी? नहीं लिस्टेड होगी। लेकिन अगर मैं कंपनी बना रहा हूं तो मैं तो अपना शेयर तो बेचूंगा ही मार्केट में, क्योंकि मार्केट से मुझे पैसा उठाने वगैरह रहेगा। तो यही बोल रहा है कि जहाँ पे कोई नई कंपनी, यहाँ पे बात कर रहा है नई कंपनी के बारे में, कि कोई नई कंपनी आई है और वहाँ पे अपने कंपनी, कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को जारी कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई नई कंपनी नहीं है, ये पुरानी हो गई है, अब अपने शेयर को लगातार जारी कर, तो ये इसमें स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होगी। बिना उसके सपोर्ट के एक कंपनी अपना शेयर जारी नहीं कर पाएगी। अब समझिए यहाँ पे इसके बारे में बात करूँ प्राइमरी मार्केट में। जैसे मान लें कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कंपनी अपना स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है ना। और एक उस कंपनी की जो टोटल लागत है वो है टोटल 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं इस कंपनी में टोटल मैं पहले 400 रुपया मैं लगा दे रहा हूं, लेकिन जो बच गए 600 रुपया, ये 600 रुपया मुझे मार्केट से लेनी होगी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास मात्र 400 रुपया ही है। 600 रुपया मैं मार्केट से लूंगा, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखेंगे, जब भी कोई कंपनी, कोई भी आदमी अपनी कंपनी को पहली बार शेयर जारी करती है, पहली बार, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी इक्विटी शेयर जारी करते हैं, इक्विटी शेयर जारी करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समता शेयर, समता शेयर बोलते हैं। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? यानी जैसे मान लेते हैं, फिर बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एस हो गया, जेड हो गया, जो लोग हैं, ठीक है ना, ये सारे लोग इस कंपनी में अपना शेयर लगा रहे हैं। किसी ने 10% लिया है, किसी ने 5% लिया है, किसी ने 2% लिया है, किसी ने 20% लिया है, जितना भी लिया है वो लोग अपना पैसा वहां पे लगा रहे हैं। अब समझेंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि आपको उस कंपनी में, ये वाला आदमी, ये आदमी आपको इस कंपनी में मालिकाना हक प्रदान कर रहा है, मालिकाना हक प्रदान कर रहा है। यानी समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी है, चीजों को समझना होगा अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी लोग पहली बार अपनी कंपनी जब चालू करने का रहता है, तो सब लोग, जनरली लोग क्या करता है कि पूरा कम पैसा अपना नहीं लगाते हैं वो लोग कुछ परसेंटेज पैसा अपना लगाएंगे और कुछ परसेंट पैसा वो चाहेंगे कि मार्केट से उठाऊं मैं, यानी आम आदमी लोग पैसा उस कंपनी में लगाएं। कोई दिक्कत? तो जब आम आदमी लगाएगा तो ये आदमी को अभी तो पता नहीं है ना कि इसका कंपनी चलेगा या नहीं चलेगा, अभी तो डाउट में है। तो इसको लग रहा है कि भाई क्या पता मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये क्या करेगा कि इक्विटी शेयर जारी करेगा। इक्विटी शेयर का सिंपल मतलब है कि आपको अपने कंपनी में वो मालिक का दर्जा प्रदान कर रहा है। अगर आप उस कंपनी में 5% शेयर लगाए हैं, तो अगर कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट होगा तो आपको, आपका पैसा तो उसमें लगा हुआ है वो, उसके अलावा जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको 5% आपका हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का। अगर मैं उस कंपनी में 10% शेयर लगाया हूं तो मुझे 10% मिलेगा। अगर यह बंदा अकेले 40% लगाया है तो इसको 40% मिलेगा। यानी इक्विटी शेयर का सिंपल मतलब होता है कि कंपनी आपको मालिकाना हक प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए, एक कंपनी इसलिए प्रोवाइड कर रही है मालिकाना हक कि इसको पता नहीं है कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। अगर कंपनी डूब गई, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो आपका भी लॉस हो गया। आप एक कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरा जो पैसा लगा हुआ है मेरा पैसा आप दीजिए, नहीं, क्योंकि आपको मालिक बनाया गया है, तो मालिक तो प्रॉफिट लॉस दोनों सहेगा। दूसरा, जब एक बार इस आदमी का, कोई भी आदमी का, मान लीजिए एग्जांपल में इसी आदमी का एक बार कंपनी चल गया, उसके बाद वह आदमी अब आपको इक्विटी शेयर जारी नहीं करेगी, अब वह सिंपल शेयर जारी करेगा। सिंपल शेयर का मतलब ये हुआ कि आप अपने कंपनी में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना पैसा लगाएं, आप उसका शेयर खरीद लिए, आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना। और आपको, अगर आपके शेयर का दाम बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं बढ़ रहा है तो कहानी खत्म। यानी अब आपको, अब उस कंपनी में आप मालिक नहीं है, आप उस कंपनी में केवल एक इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं।
आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग उस कंपनी में शेयर होल्डर हैं। अगर शेयर का दाम, उस कंपनी का शेयर का दाम बढ़ रहा है तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है तो लॉस होगा, सिंपल। कोई दिक्कत? अब दूसरा बात समझिए, इस यहीं पे दूसरा बात समझना है। मान लेते हैं कि यह 600 रुपया है, तो मैं तो सिंपल इतना आसानी से बोल दिया कि भाई एक इक्विटी शेयर जारी करेगा। अब हम लोग इक्विटी शेयर को थोड़ा साइड में रख के अभी 600 रुपया को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि जब 600 रुपया उसको मार्केट से चाहिए, कंपनी को मार्केट से 600 रुपया चाहिए, तो कंपनी क्या करती है कि पहली बार में 600 रुपया में हो सकता है कि पहली बार में वह चाह रही है कि मैं मात्र 200 रुपये का शेयर मैंने मार्केट में जारी करूंगा, ये देखने के लिए कि इस कंपनी पे लोगों का कितना विश्वास है। तो जब भी कोई कंपनी के साइट पर आप जाएंगे तो कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस खुलता है, उस कंपनी के बारे में आपको सारा चीज दिया रहेगा कि कंपनी कब एस्टेब्लाइज हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, आप इस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड क्या है, उस कंपनी का जो ऑनर है उसका व्यवहार क्या है, सारा चीज दिया रहता है। जैसे हम आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो जिस तरह से आपको इंक्वायरी फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, आप पूरा इंक्वायरी करते हैं, उसी तरह कंपनी के पास भी पूरा प्रोस्पेक्टस रहता है, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती है कि 600 रुपया उसको चाहिए मार्केट में, तो पहले मान लेते हैं वह 200 रुपये का शेयर जारी की मार्केट में, 200 रुपये का वह शेयर जारी की मार्केट में, यह देखने के लिए कि लोगों का मेरे कंपनी पर या उस कंपनी के ऑनर पर कितना विश्वास है, क्या लोग मेरे पर विश्वास कर पा रहे हैं, क्या मेरे कंपनी पे लोग विश्वास कर पा रहे हैं। यह चेक करने के लिए कंपनी क्या करती है, शुरू में कम पैसे का शेयर जारी करती है। और जो कंपनी जब कम पैसे का शेयर जारी करती है, या पहली बार कोई कंपनी अपनी शेयर जारी कर रही है पहली बार, उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीओ बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि कोई कंपनी अपनी शेयर जारी की, कंपनी अपनी शेयर जारी की, ठीक है ना, और यह शेयर तुरंत बिक गया, समझो नहीं, जितना कंपनी का ऑनर जितना चाहा था उससे कम दिन में शेयर बिक गया। इससे यह पता चलता है कि भाई लोगों का मेरे कंपनी पर या ऑनर पर ट्रस्ट है, विश्वास है। फिर कंपनी क्या करेगी कि दूसरी बार अपनी शेयर को जारी करेगी। तो मान लेते हैं कि दूसरी बार कंपनी में शेयर जारी कर रही है तो 300 रुपये का शेयर जारी कर रही है, क्योंकि एक बार में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि भाई मेरा शेयर तुरंत बिक जा रहा है। तो दूसरी बार जब शेयर जारी करेगी, ठीक है ना, देखिए फिर समझिएगा, कोई भी कंपनी पहली बार शेयर जारी करेगी उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, ठीक है ना। और वही कंपनी दूसरी बार जब शेयर जारी करेगी तो इसको हम बोलते हैं एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कोई दिक्कत? और तीसरा बात समझेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी जब तीसरी बार शेयर जारी करेगी 100 रुपये का उसको कुछ बोलेंगे, अब नहीं, अब समझेंगे। उसके बाद कंपनी चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, 50वां बार जब भी कोई कंपनी शेयर जारी करेगी उसको बोला जाता है राइट इशू। क्या बोला जाता है? राइट इशू। इसका मतलब क्या हुआ? राइट इशू का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें से हम सभी लोग किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, ठीक है ना, तो जब कंपनी शेयर को जारी करेगी चौथी, पांचवी, 10वीं बार जब भी होगा, तो शेयर जब जारी करेगी तो उस शेयर पे पहला अधिकार हम लोग का है, क्योंकि पहले से हम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम लोग उस कंपनी के शेयरों को नहीं खरीद रहे हैं, उसके बाद वो ऑफर दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा जो उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। तो राइट इशू ये कहता है कि अगर कोई कंपनी शेयर जारी कर रही है, ठीक है, दूसरे तीसरे के बाद जब भी कोई कंपनी शेयर जारी कर रही है तो उस कंपनी में पहला अधिकार उस शेयर पे उस आदमी का होगा जो उस कंपनी के पहले से शेयर होल्डर्स हैं। अगर वो आदमी बोला कि नहीं मुझे शेयर नहीं खरीदना है, तो फिर वो ऑफर
दूसरे तीसरे के पास जाएगा। अगर अगर हम लोग खरीद ले रहे हैं तो फिर दूसरे तीसरे के बाद ऑप्शन नहीं जाएगा। तो क्या आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू समझ गए? तो आईपीओ क्या कहता है, जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करेगी उसको हम लोग आईपीओ बोलेंगे। जब भी कोई कंपनी दूसरी बार अपनी शेयर जारी करेगी तो उसको हम लोग एफपीओ बोलेंगे। और उसके बाद जब भी कोई कंपनी, तीसरी बार नहीं फिर बोल रहा हूं मैं, उसके बाद जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को जारी करेगी उसको हम लोग राइट इशू बोलते हैं। राइट इशू का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई कोई जो भी कंपनी है और उस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उस शेयर होल्डर्स का पहला अधिकार उस कंपनी पर है उसका शेयर खरीदने के लिए। अगर वह व्यक्ति शेयर होल्डर जो है वो पहले, अगर उसके बाद वो शेयर को नहीं खरीद रहा है, उसके बाद वह दूसरा तीसरा व्यक्ति जिसको लेना होगा लेगा। इतना समझ गए आप लोग? इसी बात को मैंने यहाँ पर बताया है कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है। तो प्राइमरी मार्केट में जहां नए शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसके लिए 3 शब्द दिए गए हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तीसरा है राइट इशू। ठीक है ना? आईपीओ क्या है, जब किसी कंपनी के द्वारा पहली बार शेयर जारी की जाती है, जब किसी कंपनी के द्वारा पहली बार शेयर जारी की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। ठीक है? और जब किसी कंपनी के द्वारा दूसरी बार शेयर जारी की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफपीओ बोलते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? अब हम लोग बात करेंगे, अब देखिए यही यही चीजों को मैंने यहाँ पर समझाया है कि कोई कंपनी है जो 100 करोड़ रुपए की है, 60 करोड़ मार्केट से लेना चाहता है, 40 करोड़ कोई बिग नाम का कोई व्यक्ति लगा रहा है इस कंपनी में शेयर, तो वही जो है सारा चीज मैंने समझाया है। ठीक है ना? यही है इक्विटी शेयर। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्रकार से आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। ठीक है ना? कि स्टॉक एक्सचेंज आपको एक प्रकार से प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि आप अपने पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है ना? आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उस स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है आप उस पर विश्वास करेंगे, वहां पे आपके साथ फ्रॉडबाजी नहीं होगी, जो भी चीजें हैं इस सारा चीज के बारे में बात होता है। अब भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़े हैं भारत में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोई दिक्कत समझने में? नेशनल और बॉम्बे। अब समझेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, चीजों को समझना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का इसको दर्जा कब दिया गया? तो 1993 में। यहाँ पे 3 ईयर हम लोग को याद रखना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना पूछेगा कब की गई थी, तो 1992 में की गई थी और 1993 में उसे स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दिया गया। और 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक आधारित स्क्रीन के माध्यम से ट्रेडिंग की शुरुआत की गई। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक हम लोग कंप्यूटराइज्ड बोले या इलेक्ट्रॉनिक बोले, जो भी चीजें बोले, उसका एक उसके ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया, एक प्रकार से कंप्यूटर लगाया गया। और इसलिए लगाया गया ताकि उस कंपनी, उसके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उस सारे कंपनियों के शेयरों के बारे में हम लोग पता कर सके कि किस कंपनी का शेयर चढ़ रहा है और किस कंपनी का शेयर उतर रहा है, यानी किस में पैसा लगाना सही रहेगा, किस में पैसा लगाना सही नहीं रहेगा। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक है। बहुत बार सवाल पूछा है कि किस साल में कंप्यूटराइज्ड बोले या इलेक्ट्रॉनिक आधारित बोले, जो भी पूछे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कब कंप्यूटराइज्ड किया गया, तो किया गया 1994 में। दूसरा इक्विटी शेयर, अभी मैंने बताया इक्विटी शेयर यानी मालिकाना हक के बारे में बात कर रहा है। तो जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर के आधार पर
यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। किसी को डाउट है? तो अभी तक हम लोग 3-4 बात समझे कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और 1993 में इसे स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दिया गया और 1994 में इसमें इलेक्ट्रॉनिक आधारित ट्रेडिंग की शुरुआत की गई। उसके बाद हम लोग पढ़े कि इक्विटी शेयर यानी समता शेयर के आधार पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद हम बात करेंगे, पूछेगा किस समिति के अनुशंसा पर या रिकमेंडेशन पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत या स्थापना की गई? तो थे फेरवानी समिति। क्या थे? फेरवानी समिति के अनुशंसा पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे 2-3 बातों को यहाँ पे समझना है। सवाल पूछेगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स का सिंपल मतलब होता है सूचकांक। हम लोग कैसे पता करेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का कंपनी लिस्टेड है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है? ठीक है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वह निफ्टी है। निफ्टी, या उसी को पहले निफ्टी 50 बोला जाता था। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शामिल जितनी भी कंपनियां हैं उस टोटल कंपनी में जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसी को बोला जाता है निफ्टी 50। क्या इस बात को समझ गए? उसी को क्या बोला जाता है? निफ्टी 50। तो फिर समझेंगे। पूछेगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो स्थापित की गई वह किस समिति के अनुशंसा पर की गई? तो फेरवानी समिति के अनुशंसा पर उसे की गई। कोई दिक्कत? दूसरी बात, उसका इंडेक्स क्या है, उसका सूचकांक क्या है? उसका सूचकांक निफ्टी है, निफ्टी या निफ्टी 50। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष क्या है, यानी बेस ईयर क्या है। बेस ईयर क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो बेस ईयर वो है 1995। इसका मतलब है क्या हुआ, समझेंगे। जैसे अभी देखेंगे, जब थोड़ा वो शेयर मार्केट के बारे में अगर आप लोग जान रहे होंगे तो देखेंगे कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो बताता है कि भाई 25,625 रुपया पर आज मार्केट बंद हुई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इसका मतलब ये हुआ कि 1995 से लेकर आज इतना रुपया की बढ़ोतरी या इतना % की बढ़ोतरी हुई है। फिर समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे कि आज शेयर मार्केट कितने पर बंद हुई है तो मान लीजिए 25,625 मैंने लिख दिया, इतना पर मार्केट बंद हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1995 की अपेक्षा आज उसकी वैल्यू या आज उतना % की बढ़ोतरी हुई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। किसी को डाउट है? यही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर। तो बेस ईयर कितना है पूछेगा तो 1995 इसका बेस ईयर है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1875 में। ठीक है। बोलेगा कि भाई ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसे प्रेमचंद रॉय चंद के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना प्रेमचंद रॉय चंद के द्वारा इसे स्थापित किया गया। दूसरा, यह एशिया का सबसे बड़ा, समझेंगे, यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे बड़ा है तथा विश्व का दूसरा सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। मैंने उधर बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बोल रहा हूं कि यह विश्व का दूसरा सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे तेज का मतलब क्या समझेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उन सारे कंपनियों के जो शेयर है उन सारे कंपनियों के शेयरों को यह मात्र 6 सेकंड में अपडेट देता है। मात्र प्रत्येक 6 सेकंड में बताता है कि भाई आप किस कंपनी में पैसा को लगा सकते हैं, किस कंपनी में पैसा को निकाल सकते हैं आप।
कोई दिक्कत? तो यहाँ पे दिया कि इसका मतलब यह है कि मात्र 6 सेकंड में सारी अपडेशन यह देता है। तो यही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ? एशिया का सबसे बड़ा मैं लिखा हूँ। कौन? हाँ? अब तो वही तो मैं बोला हूँ कि उससे भी बड़ा है, इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आप बोल रहे हैं भारत का, तो वो तो भारत का ये बोला कि इससे उससे भी बड़ा ही है। इसमें सबसे बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि कौन सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कि इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। हाँ लेकिन समझिएगा फिर, ये एशिया का सबसे बड़ा है, विश्व का नहीं। याद रखेंगे, एशिया लिखा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मैंने लिखा हूं कि यह विश्व का सबसे बड़ा है। किधर गया? यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। वह विश्व का सबसे दूसरा सबसे बड़ा है, और ये है एशिया का सबसे बड़ा। दोनों में अंतर है। अरे भाई वो तो है ही, लेकिन कुछ तो इसे बाइफरकेट हम लोग करेंगे ना चीजों को। आप जो बोले मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आपको भी समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ उसको हम लोग विश्व के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो दूसरा सबसे बड़ा है, और यह एशिया महादेश में जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज होंगी उसमें सबसे बड़ा है। तो वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन अगर एशिया के बारे में बात होगा तो सबसे बड़ा है। अगर ओवरऑल विश्व के बारे में बात करेंगे तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सिंपल यही है, और कुछ नहीं है। अब बोलेंगे एशिया उसी में है, तो एशिया तो रहेगा ही उसमें, विश्व में। एशिया तो विश्व में ही तो रहेगा ना। हाँ ये भारत की है, भारत की दोनों स्टॉक एक्सचेंज भारत की है। कोई दिक्कत? अब देखेंगे इसके बाद। हम्म? नहीं टोटल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। दोनों कंपनी अलग अलग रहेगी। हाँ कर सकती है, कोई कोई दिक्कत नहीं, कर सकती है, कर सकती है। लेकिन कंपनी के मामले में सबसे ज्यादा कंपनी इसी के पास है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। प्रोटोकॉल तो बहुत है, प्रोटोकॉल तो बहुत है। बिना प्रोटोकॉल कोई कंपनी पड़े तो लिस्टेड ही नहीं होगी उसमें। अब तो अब उतना छोड़िए, अभी उसके बारे में बाद में बात होगी। पहले भी जो मेन बात है उसको हम लोग पढ़ते हैं। उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, लंबा नहीं जाएगा, जल्दी समाप्त भी करना है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बोलेगा कि इंडेक्स क्या है, सूचकांक क्या है, किसका होगा? सेंसेक्स, ठीक है ना? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स है। अगर पूछेगा कि भारत का नेशनल, जो भारत का राष्ट्रीय इंडेक्स कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय सूचकांक कौन सा है, तो याद रखेंगे S&P BSE 100। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि S&P BSE 200 हो जाएगा, नहीं। हमेशा याद रखिए, अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय सूचकांक कौन सा है, तो S&P BSE 100। उसी तरह BSE 200 हो सकता है, BSE 500 हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सूचकांक केवल यही है। इस कंपनी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। अगर मान ली कहीं आपको दे रहा है कि BSE 500, इसका मतलब बात कर रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसमें टॉप की 500 कंपनियों को बताया जा रहा है BSE 500। अगर इसकी जगह पर 200 दे देगा, इस पे बात करना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उसमें टॉप की 200 कंपनियों के बारे में बात कर रहा है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय सूचकांक कौन सा है, तो S&P BSE 100 है। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि इसका आधार वर्ष क्या है, तो क्योंकि बहुत पहले स्थापित भी किया गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आधार वर्ष है 1979। और इसका पूछता है कि इसका वेज वैल्यू कितनी है, यानी उस टाइम जब स्थापित की उसका वेज वैल्यू कितनी थी, तो 100 रुपीज थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे बेस वैल्यू 100 है, 100 रुपीज नहीं, याद रखना है 100 है। यहाँ पे रुपया नहीं लगाना है, 100 बताना है केवल। बेस वैल्यू कितनी है, तो 100, 100। अब समझेंगे यहाँ पे बात क्या है। यहाँ पे ये बात सिंपल ये बोल रहा है कि जब भी हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो वो हमेशा 25,000 30,000 तक, इसका बहुत 50,000 60,000 तक जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
क्योंकि इसका बेस ईयर 1979 रखा गया है और उसका बेस ईयर 1995 रखा गया है। तो 1979 के आधार बोला गया है, अभी मान लें कि वर्तमान में अगर 45,000 मान लेते हैं कि 45,000 या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज मार्केट बंद हुई है 45,000 पर, इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर 1979 से जो बेस वैल्यू था उससे इतना गुना ज्यादा उसकी प्राइसेस बढ़ी है। कोई दिक्कत? इतना गुना प्राइसेस उसकी बढ़ी है, इसीलिए इसको बेस वैल्यू बोला जाता है। किस बात को समझ रहे हैं सभी लोग अच्छे से? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेबी। अब बताए, मान लीजिए कि तो स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज तो आपको केवल प्लेटफॉर्म दे रही है कि भाई आप पैसा लगाइए, कंपनी लिस्टेड है, सारा चीज है। अब इन सारे चीजों को देखने के लिए, इन सारे चीजों को देखने के लिए कोई तो रेगुलेटरी बॉडी चाहिए जो इन सारे चीजों को देख सके, धोखाधड़ी ना हो, किसी का फ्रॉडबाजी ना हो। इन सारे चीजों के लिए सरकार ने बाद में सेबी की स्थापना की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। किसकी स्थापना समझ, इसकी भी स्थापना में डाउट है, दो है डाउट, समझिए। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन 1992 में इसे उसको क्या वैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दर्जा दिया गया? वैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसीलिए जितना भी इधर एग्जाम हो रहा है सारे जगह ऑप्शन सेबी पूछेगा कि सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो 1992 में। अगर ऑप्शन में 1992 नहीं है और 1988 है तो ऑप्शन ए भी सही है, अगर ए है तो ए सही है, दोनों सही है। और दोनों दे दिया तो 1992 मारेंगे, उसके बाद भी बोर्ड के हाथ में कि आंसर सही मान रहा है या गलत। इसलिए मैं दोनों यहाँ पे डाउट बता दे रहा हूँ, आप हिसाब से अपने हिसाब से मारेंगे। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मुंबई है। कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? इसमें टोटल 9 इसके कुल सदस्य होते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर समझिए, जो सेबी है, सेबी की स्थापना क्यों की गई? तो सेबी की स्थापना इसलिए की गई कि जितने भारत में स्टॉक एक्सचेंज है इनको देख रेख कैसे होगा, कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा, तो उनको उसके रेगुलेशन के लिए एक बोर्ड की स्थापना की, इसको बोला गया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को। लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा प्रदान की गई वो की गई 1992 को। तो यहाँ पर देख लेंगे, वर्तमान में पूछेगा कि इसमें वर्तमान में टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद याद रखेंगे कि पूछेगा कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो एक बार याद कर लेंगे। अभी तो इस पर मामला चल रहा था, मदावीपुरी बूच इसके वर्तमान में प्रथम इसके अध्यक्ष है, लेकिन यह प्रथम महिला अध्यक्ष है, याद रखेंगे। जो मदावीपुरी बूच है यह सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष है। इन्हीं को लेकर हिंडनबर्ग एक खुलासा किया था कि इन्होंने बहुत पैसा का लूट मारात किया है, ठीक है ना। जो भी होगा, लेकिन इस सेबी के अध्यक्ष के बारे में एक बार आपको चेक करते रहना कि अगर चेंज होगा, क्योंकि ये सब फिक्स तो नहीं है ना, इसको कभी भी हटाया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये सब याद रखने की आपको जरूरत है, क्योंकि मैंने मदारीपुरी बूच पढ़ा, लेकिन अगर मान लीजिए कल ही चेंज हो गया तो दूसरा नाम याद रखेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। दूसरा, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, यानी सेबी की संरचना। सेबी की संरचना में 9 जो सदस्य हैं वो 9 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 2 सदस्यों की नियुक्ति होती है। भारत सरकार जो सेबी के अध्यक्ष है, बोलेगा इस सेबी की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति नहीं होगा, भारत सरकार होगा, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो भारत सरकार के द्वारा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो 2 1 3 हो गया। आरबीआई से एक सदस्य आते हैं तो 4 हो गया। और बाकी बचे सदस्यों को फिर से भारत सरकार नॉमिनेट करती है, याद रखेंगे, नॉमिनेट करती है, नामित करती है। समझ रहे हैं ना? नॉमिनेट करती है उसको। तो भारत सरकार टोटल 6 सदस्यों की नियुक्ति कर रही है, लेकिन एक अध्यक्ष की नियुक्ति करती है और 5 सदस्यों को नॉमिनेट करती है, नामित करती है। तो सेबी की अगर संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें
सेबी के टोटल संरचना में, तो सेबी में टोटल 9 सदस्य होते हैं। उस 9 सदस्यों में एक वित्त मंत्रालय की तरफ से आते हैं, सॉरी 2 वित्त मंत्रालय की तरफ से आते हैं। भारत सरकार इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। आरबीआई की तरफ से एक सदस्य आते हैं और बाकी बचे भारत सरकार फिर से नॉमिनेट करती है। इसी में कॉन्सेप्ट है बुल एंड बियर का। बुल एंड बियर होता क्या है, तो याद रखेंगे जो बुल एंड बियर है, एक प्रकार से मार्केट के बहुत बड़ा एक्सपर्ट लोग हैं। बुल एंड बियर ये मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। एक्सपर्ट लोग ने एक ही आदमी है, याद रखेंगे एक ही आदमी, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग आदमी, एक ही आदमी है जिसको बुल भी कहा जाता है, जिसको बियर भी कहा जाता है। बियर पीने वाला नहीं है। तो जो बुल है इसके बारे में कहा जाता है कि मार्केट कितने एक्सपर्ट होता है कि इसको पता रहता है कि मार्केट में अब तेजी आने वाली है, मार्केट कुछ दिन बाद बूम करेगी। तो जब मार्केट में तेजी आने वाली है तो क्या करता है कि जो इस टाइप के लोग होते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर को खरीदते हैं और खरीद कर अपने पास होल्ड करके रखते हैं। जैसे ही मार्केट में उसका दाम बढ़ा, तुरंत वो क्या करेगा, शेयर को बेच देंगे ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और बुल बियर का मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाती है कि मार्केट अब डाउनफॉल में होने वाला है, डाउनफॉल जाने होने वाला है, यानी मार्केट अब नीचे गिरने वाली है। जैसे इसको आभास होगा कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, तुरंत यह क्या करेगा कि जितना भी इसके पास शेयर है तुरंत अपने शेयरों को सेल कर देगा, बेच देगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या इस बात को समझ गए? किसी को बोलते हैं बुल एंड बियर, तो यहाँ इसको हिंदी में तेजरिया और मंदरिया बोलते हैं। ये बोला है कि इससे पहले से अनुमान होता है कि बाजार में बूम होने वाली है, बूम होने वाली है, तो क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर को ये क्या करता है, खरीदता है। और मंदरिया का मतलब होता है इससे पहले से अनुमान हो जाता है कि बाजार में अभी मंदी आने वाली है, आने वाली है, और उसके पास जितना भी शेयर होता है अपने शेयर को क्या करता है, वो बेच देता है। यही होता है बुल एंड बियर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे समझना है। बॉन्ड एंड डिबेंचर, कि बॉन्ड एंड डिबेंचर होता क्या है। बॉन्ड एंड डिबेंचर, या यहाँ पर हम लोग बात कर, अगर हम लोग करें ट्रेजरी बिल, ठीक है, कॉल मनी मार्केट, इस सारे के सारे एक प्रकार से सरकारी प्रतिभूति हैं। समझ रहे ना, क्या है, सरकारी प्रतिभूति है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह, हाँ, एक इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसके द्वारा आरबीआई, फिर समझेंगे, इसके द्वारा आरबीआई काम करेगी। आरबीआई क्या करती है, मार्केट से पैसे को उठाती है। किसके लिए, भारत सरकार के लिए। अगर कभी सरकार को पैसे की आवश्यकता हो गई तो सरकार क्या करेगी, उसको पैसा तो चाहिए सरकार को, तो सरकार को जो पैसे चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास। ऐसा तो नहीं कि सरकार आरबीआई बोले तुम पैसा छाप दो। अगर पैसा छापेगी आरबीआई तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उसको मेंटेन भी करके रखना है। तो इसलिए क्या करती है आरबीआई कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, और भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करने के बाद वो मार्केट से पैसे को उठाती है। कोई दिक्कत, मार्केट से पैसे को उठाती है, और मार्केट से पैसे को उठाकर भारत सरकार को देती है कि भाई आपको जो भी काम है, आपको जो काम है आप पैसे, इस काम से पैसे से काम से अपना कीजिए। कोई दिक्कत, समझेंगे। तो मान लीजिए, अच्छा इससे दूसरा भी बात होता है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता है इससे। हो सकता है इन्फ्लेशन कंट्रोल ना, कि मानी पैसा उठा रही है, तो अगर हम लोग के पास पैसा ज्यादा है और मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो सारा पैसा हम लोग से सोख लेगी आरबीआई और अपने पास पैसा ले लेगी, और हम लोग एक कागज का टुकड़ा थमा देगी, लो भाई खुश रहो तुम इसे लेकर। जैसे ही कम होगा पैसा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होगी, और जब प्राइसेस कम होगी इसका मतलब कि भाई इन्फ्लेशन डाउन जाएगा। कोई दिक्कत, इन्फ्लेशन क्या होगा, डाउन जाएगा, यही बात करता है। तो जो बॉन्ड है या डिवेंचर है, दोनों ही, या कॉल मनी मार्केट हो गया या ट्रेजरी बिल हो गया, इस सारों का काम एक ही है कि मार्केट से पैसों को उठाना है। किसके लिए, भारत सरकार के लिए। और पैसा उठाकर भारत सरकार को दिया जाता है ताकि भारत सरकार अपना काम कर सके, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके, प्राइसेस जो वस्तु तथा सेवाओं के जो प्राइसेस वो स्टेबल हो सके। ठीक है ना, इन सारा चीज जब होगा तो इकोनॉमी हम लोग का स्टेबल होगी, तो ये सब काम करता है। अच्छा, अगर पूछेगा बॉन्ड पे
कि बॉन्ड पे पैसा सबसे ज्यादा होगा, किस पे ज्यादा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो याद रखना है कि बॉन्ड पे सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है। कोई दिक्कत, बॉन्ड पे सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है। इसमें हम लोग थोड़ा लिख लेंगे, पहले ट्रेजरी बिल लिखकर डैश मारेंगे, ट्रेजरी बिल जल्दी करेंगे क्योंकि 10 मिनट में जाऊंगा मैं। लिखेंगे इसमें कि यह आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। यह एक प्रकार से सरकारी प्रतिभूति होती है, यह एक प्रकार से सरकारी प्रतिभूति होती है। सरकारी प्रतिभूति होती है जिसका प्रयोग आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में करती है, और भारत सरकार के लिए पैसे की उगाही करती है, भारत सरकार के लिए पैसे की उगाही करती है। ठीक है, लिखेंगे बॉन्ड एंड डिवेंचर, एक के साथ लिखेंगे बॉन्ड एंड डिवेंचर। बॉन्ड एंड डिवेंचर, इसमें भी लिखेंगे कि यह भी एक प्रकार से का ऋण पत्र होता है, यह भी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है जिसका प्रयोग मुद्रास्फीति कंट्रोल करने में किया जाता है, जिसका प्रयोग मुद्रास्फीति कंट्रोल करने में किया जाता है। बॉन्ड पे कम इंटरेस्ट, कम ब्याज दिया जाता है, मिलता है, बॉन्ड पे कम ब्याज मिलता है, बॉन्ड पे कम ब्याज मिलता है, तथा डिवेंचर पे ज्यादा ब्याज मिलता है,